Good afternoon. So we will start with the next lecture of electrostatics. तो आपको अगर याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग कुछ इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे थे, तो हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी. So let's take another example. Suppose if I give you one charge. Suppose इसकी चार्ज की वैल्यू है q और इसकी चार्ज की वैल्यू है 4q. ठीक है, और ये पूरी ऐसी स्ट्रेट लाइन है. And there is one charge which is plus q available with you. इसको कहाँ पे रखेंगे कि इक्विलिब्रियम आ जाए? That is the question. इसको कहाँ पे रखेंगे कि इक्विलिब्रियम आ जाए? पहली बात देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसको अगर मैं ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, सपोज दिस लाइन इज एक्स वाई, जिसके ऊपर q और 4q लाई कर रहा है. q और 4q के सेंटर के थ्रू जो लाइन खींचा है मैंने उसे एक्स वाई लाइन दिया है. अगर मैं इसे इस एक्स वाई लाइन के अलावा किसी और पॉइंट पे रखता हूँ, then definitely it is not in equilibrium. क्योंकि इक्विलिब्रियम के होने के लिए जो फोर्सेस लगेंगे Q और 4Q द्वारा प्लस कैपिटल Q चार्ज के ऊपर, ये कैंसिल होने चाहिए. अगर मान लो मैंने यहाँ पे कहीं पे रखा, लॉजिकली सोचो, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. मान लो यहाँ पे कहीं पे रखा मैंने प्लस Q चार्ज. अगर यहाँ पे कहीं पे रखा तो ये Q के कारण इस प्लस Q के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और ये 4Q के कारण इस प्लस Q के ऊपर फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा कुछ. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इनके अगर मैं कंपोनेंट्स ले लूं, जो फोर्सेस लग रहे हैं इनके कंपोनेंट्स अगर ले लूं, तो तुम्हें दिखेगा कि ये कैंसल आउट नहीं होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो इसके ऊपर कुछ नेट फोर्स रह जाएगी. तुम एक्स वाई लाइन छोड़ के किसी भी और पॉइंट पे अगर देखोगे, सिमिलरली तुम्हारी वही सेम प्रॉब्लम आएगी. इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम हो सकती है तो वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ Q एंड 4Q हो सकती है, दैट इज अलोंग द लाइन XY, और कहीं नहीं हो सकती. अब सवाल है ये कहाँ पे होगा. सपोज मैंने बीच में, मतलब Q और 4Q के बीच में कोई पॉइंट पे लिया. अगर मैं बीच पे कोई पॉइंट पे लूँ, ध्यान से देखो, प्लस Q, तो बेसिकली ये Q इस प्लस Q को इधर ढकेलेगा और ये प्लस 4Q इस Q को इधर ढकेलेगा. तो चांसेस है कि इक्विलिब्रियम में आ जाए. ठीक है, अब सवाल है कि व्हाट वुड हैपन इफ आई ब्रिंग दिस Q हियर. इफ आई ब्रिंग दिस Q हियर, देन ये 4Q और Q, क्या दोनों के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में रहेगी? तो इधर तो इक्विलिब्रियम आने से रहा, इधर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा. सिमिलरली अगर मैं इस साइड में यहाँ पे रखता हूँ चार्ज, तो ये Q और ये 4Q दोनों इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, ये भी इक्विलिब्रियम में आने से रहा. इसका मतलब इक्विलिब्रियम अगर मिलेगा, अगर इक्विलिब्रियम मिलेगा वो Q और 4Q के बीच में कहीं पे मिलेगा और कहीं पे नहीं मिल सकता. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो मैंने ये सारा केसेस जो है मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ यहाँ पे अभी. ठीक है, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मुझे चार्ज पार्टिकल जो रखना है वो प्लस Q चार्ज पार्टिकल Q और 4Q के बीच में रखना है. अब वो डिस्टेंस कितना होगा, वो सॉल्व करने के लिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा. मान लो इनके बीच की डिस्टेंस L है और ये जो डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज x. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी L माइनस x. तो आप सिंपली इक्विलिब्रियम में कंडीशन लगा दीजिए, K इंटू Q इंटू कैपिटल Q, सॉरी, K into Q by capital Q by x square, will it be equal to K into 4Q into capital Q by L minus x का होल स्क्वायर. फाइन, ये क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर सकते हो. आप K Q उड़ा सकते हो दोनों साइड से, तो यू विल गेट L minus x होल स्क्वायर. इसे सॉल्व करो सब लोग अपने कॉपी में इंडिविजुअली. L minus x होल स्क्वायर will it be equal to 4x square. तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, L minus x will be plus minus 2x. मैं दोनों लिखता हूँ so that we can get a clarity. अगर मैं plus 2x लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी L by 3. x की वैल्यू L by 3 आएगी, मतलब अगर मैं plus 2x ले रहा हूँ. अगर मैं minus 2x लूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी x equal to minus L, मतलब ये कहीं पे इस साइड में आ जाएगी x की वैल्यू, इस साइड में, जो हम देख चुके थे कि इट इज नॉट फिजिबल. इसका मतलब मेरा आंसर आएगा x इक्वल टू L by 3 का. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो x इक्वल टू L by 3 मतलब Q से L by 3 डिस्टेंस है और 2L by 3 डिस्टेंस है 4Q से.
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ऐसी पॉइंट होगी जो छोटे चार्ज से करीब होगी और बड़े चार्ज से दूर होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ऐसे सवाल आ सकते हैं आपके पास। अभी एक नया व्हाइट बोर्ड लेते हैं, ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने एक चार्ज लिया और यहाँ पे दूसरा चार्ज लिया, एक चार्ज लिया प्लस क्यू और दूसरा चार्ज लिया -9 क्यू सपोज। अब फिर से आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इसे कहाँ पे रखोगे? इसे कहाँ पे रखोगे? ठीक है, क्या प्लस क्यू के लेफ्ट हैंड साइड में, क्यू और -9 क्यू के बीच में, या -9 क्यू के राइट हैंड साइड में? कहाँ पे रखोगे कि ये प्लस क्यू इक्विलिब्रियम में आ जाए? ये प्लस क्यू और -9 क्यू को तुम मान लो कि ये फिक्स्ड है, ठीक है, दे आर फिक्स्ड। कहाँ पे रखोगे कि इक्विलिब्रियम में आ जाए? दैट इज द क्वेश्चन। क्या करोगे? फिर से वही चेक करोगे, ध्यान से देखो। अगर मैं इस प्लस क्यू को अभी एक बात तो सही है कि इस एक्स वाई लाइन के अलाउ ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा अगर किसी पॉइंट पे रखते हैं तो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। तो एक्स वाई के अंदर एक्स वाई लाइन पे कहाँ रखें? ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट। गुड दैट यू गॉट इट, लेट्स ट्राई इट आउट। अगर मैं इन दोनों के बीच में कहीं पे रखूं प्लस क्यू यहाँ, तो देखो ध्यान से, ये प्लस क्यू, ये प्लस स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू को इस तरफ ढकेलेगा और ये -9 क्यू भी इसको इस तरफ खींचेगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम में इधर नहीं रहेगा। ठीक है, अब सवाल है क्या -9 क्यू के साइड में रखूं? तो ये वाला आंसर मेरा कतई नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं रख सकते। मतलब -9 क्यू और प्लस क्यू के बीच में तो नहीं रख सकते, सो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। अब सवाल है क्या मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ? इफ आई पुट इट हियर, let's see, if I put it here at a distance x and suppose this is L, देखो तो इधर q प्लस q -9 इसको खींचेगा और प्लस q इसे रिपेल करेगा, तो प्लस q का रिपल्सन हो जाएगा k q q बाई L प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा k इंटू 9q इंटू q बाई x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर तुमको थोड़ा सा इक्वेशन का ज्ञान है, ध्यान से सुनना, तुमको अगर यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन का ज्ञान है तो तुमको यहाँ पे क्या दिखेगा? ध्यान से सुनना, तुमको दिखेगा कि के क्यू क्यू तो दोनों इक्वेशन के न्यूमरेटर में कॉमन है, तो एक जगह पे तुमको दिखेगा 1/L प्लस एक्स होल स्क्वायर और दूसरे में तुमको दिखेगा 9/x स्क्वायर। अब लॉजिकली बोल, लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन में दैट इज 1/L प्लस एक्स होल स्क्वायर में, लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन में दैट इज 1/L प्लस एक्स होल स्क्वायर में, तेरा जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, और राइट हैंड साइड 9/x स्क्वायर में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, और राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो यार ये इक्वेशन देखने के बाद एक एवरेज इंटेलिजेंस के बच्चे को समझ में आना चाहिए कि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, रियल वैल्यूज के लिए तो बराबर हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस जोन में चार्ज को रखूंगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। प्योरली मैथमेटिकल, प्योर प्रैक्टिस, कुछ खास बात नहीं है। इसका मतलब मेरे पास अभी एक ही जगह बचा, वो है इस प्लस क्यू को मैं इधर से हटा के इधर डालूं। यार मेरी बात समझ आ रही है क्या तुमको? मैं इधर डालूं, अगर इधर डालूंगा तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या हो जाएगा? लेट्स सी, इक्वेशन में चेंज क्या आएगा? मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, सॉरी, ठीक है, आइए, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और के 9q इंटू क्यू बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। अब देखते हैं हमारे इक्वेशन क्या क्या बनेंगे। हमारे इक्वेशन बनेंगे, के क्यू क्यू कॉमन है तो हमारे इक्वेशन बनेंगे 1/x स्क्वायर, ये देखिए हमारे इक्वेशन बनेंगे 1/x स्क्वायर एंड 9/L प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझते हैं, क्या अब हमें ये बोलना क्या हम अभी बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर पॉसिबल है? देख, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा हो गया, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर भी छोटा है, क्या चांसेस है कि ये दोनों एक हो जाएं, इक्वल हो जाएं? तो इसीलिए यहाँ पे इक्वालिटी अगर लगाते हैं
तो वी विल गेट l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सब लोग देखिएगा, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर, विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा l प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x, तुम करके देख लो, प्लस 3x अगर करोगे तो 2x, x इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू l/2 आएगा। और अगर माइनस लेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा मतलब इस साइड नहीं लेना है, वो q और -9q के बीच में कहीं पे आएगा, वो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा, सही आंसर विल बी x इज इक्वल टू प्लस 3x लेना पड़ेगा, 3x माइनस x इज 2x, तो 2x इज इक्वल टू l, तो x इज इक्वल टू l/2 क्या आएगा, मतलब यहाँ से l/2 दूरी पे प्लस q से l/2 दूरी पे लेफ्ट पे आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनेगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अरे बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? गुड। अब सवाल है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो तुमने ढूंढ लिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो तुमने ढूंढ लिया, अब लॉजिकली सोचो, अब लॉजिकली सोचो, सपोज मेरे पास ये सवाल है, ये Q और एक प्लस Q चार्ज, तो हमने देखा था कि ये प्लस Q चार्ज इक्विलिब्रियम में तब आएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर पॉइंट बिटवीन स्मॉल q, बोथ द स्मॉल q, उसके बीच का सेंटर पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं प्लस Q चार्ज डालूं या रखूं तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब सवाल है ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल? क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होगी, तो कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, स्टेबल या अनस्टेबल? ये जानने के लिए हमें इसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। Let us try to give it a slight displacement along this axis, इस डायरेक्शन में x से स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देते हैं, and suppose we say that the distance between these two charges is l। तो अगर हमने स्लाइड डिस्प्लेसमेंट x दिया तो तुम देखोगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला q चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा विद अ फोर्स व्हिच इज इक्वल टू k into q बाय l प्लस x का होल स्क्वायर, ये 2l ले लो, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर इससे रिपेल करेगा, और ये जो स्मॉल q ऑन द राइट हैंड साइड है ये रिपेल करेगा इसको k q बाई l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर को देख के कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि द राइट हैंड साइड वाला जो फोर्स मैंने लिखा है k बाई l माइनस एक्स होल स्क्वायर, दैट इज मोर देन k बाई l प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो राइट हैंड साइड वाला q चार्ज है जो इसको रिपेल करेगा, लेट मी शो इट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, एरोज, ये जो रिपेल करेगा इसका जो एरो का मैग्नीट्यूड है, और ये जो स्मॉल q इसको रिपेल करेगा इसका जो एरो का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों के एरो के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। आपको दिख रहा है ये कौन बड़ा है? लेफ्ट हैंड साइड जो एरो जा रही है वो बड़ा है। इसका मतलब अगर मैंने x से इसको डिस्प्लेस किया लेफ्ट हैंड साइड तो ये अपने आप राइट हैंड साइड आ जाएगा। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि जब आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर रहे हो या इसे इसे थोड़ा सा आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो यू आर सीइंग दैट इट इज कमिंग बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब थोड़ा सा और समझते हैं कि मान लो दो चार्ज पार्टिकल हैं, प्योरली मैथमेटिकल है और एनालिटिकल है, कोई खास बात नहीं है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाओ, ऐसे सवालों में गलती बिल्कुल नहीं करोगे। मान लो मेरा जो चार्ज पार्टिकल था यहाँ पे, हमें पता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हम इसे डिस्प्लेस करते हैं इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेस करते हैं तो वी नो ये दोनों ही डिस्प्लेसमेंट किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब किस टाइप के इक्विलिब्रियम में इसको रखेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये अपने को पता है, वी नो दिस। नाउ लेट्स सी व्हाट वुड हैपन इफ वी डिस्प्लेस इट परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ऑल द चार्जेस सेंटर्स। अगर मैं इसे y से डिस्प्लेस करूं ऊपर तो लॉजिकली देखना, अगर मैं इसे y से डिस्प्लेस कर रहा हूं तो ये कहीं पे यहाँ पहुंच गया। अगर ये यहाँ पहुंच गया तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस तरफ लगेगा और एक इस तरफ लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट ले लूं बिकॉज ऑफ सिमेट्री, इसका जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट मैं ले रहा हूँ एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल के ऊपर, तुम देखोगे जो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट होंगे इसके वो कट जाएंगे, लेकिन वर्टिकल वाला एक शेष बच जाएगा। This will be the remaining force on it, and that is in which direction?
दैट इज इन अप डायरेक्शन। अप डायरेक्शन मतलब व्हाट डज इट इंडिकेट कि अगर मैंने इसको y से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया इस टाइप के सिचुएशन में, तो ये वापस नहीं आएगा, ये ऊपर ही भागेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अगर मैंने दो सिमिलर चार्जेस लिए और दो सिमिलर चार्जेस में मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ लिया, और अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट के मतलब अलोंग द एक्सिस जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ ऑल दिस चार्जेस अगर मैंने डिस्प्लेस किया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जॉइन किया, मैंने मूव कराया, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये मैं ऊपर करूं या नीचे करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब इसी सवाल में एक और वेरिएंट क्या हो सकता है कि ये देखो, एक और वेरिएंट क्या हो सकता है? एक और वेरिएंट ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पे चार्ज दिया -q और मेरे पास जो चार्ज अवेलेबल है वो है +q। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये +q अगर इसके सेंटर पे रहेगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में यहाँ पे अगर रहा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको अलोंग द एक्सिस डिस्प्लेस करता हूँ, इधर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेट्स सी इट। मान लो मैंने इसको x से डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी 2l मान लो। दोनों के बीच की दूरी कितनी मान लो? 2l। ध्यान से देखो, 2l मान लो, x इधर डिस्प्लेस किया। अगेन एनालाइज द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन them। तो तुम देखोगे अब क्या होगा इक्विलिब्रियम में? कौन सा इक्विलिब्रियम है? लेट्स ट्राई टू सी इट। अगर मैंने इधर डिस्प्लेस किया तो इसको खींचने वाला फोर्स जो इस तरफ है, ठीक है गाइस, प्लीज बी ऑन टाइम। यू जस्ट कैन नॉट कम एट एनी टाइम ऑफ योर चॉइस, ओके? ध्यान से देखो, इस पोजीशन पे इसके ऊपर जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, ये वाला एरो बड़ा होगा और ये वाला जो एरो है ये छोटा होगा। आर यू सीइंग इट? क्या आप फील कर पाए हो? क्या आप फील कर पाए हो? तो बिकॉज ये वाली एरो बिगर है एज कंपेयर टू दिस एरो, तो इसीलिए नेट फोर्स अभी इस तरफ हो जाएगा इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इसलिए अगर आपने डिस्प्लेस किया +q चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो जिस तरफ डिस्प्लेस करोगे वो उधर ही भाग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिस तरफ डिस्प्लेस करोगे उधर ही भाग जाएगा। इसका मतलब -q अगर चार्ज हुआ और अगर आप +q चार्ज बीच में रखते हो, तो इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल है। अब सवाल ये उठता है कि देन व्हाट वुड बी द केस इफ वी आर हैविंग दिस सिचुएशन? मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जॉइनिंग द चार्जेस में अगर मैं डिस्प्लेस करूं तो ऑलरेडी हम देख चुके थे ये दोनों +q चार्ज के लिए। अब -q चार्ज के लिए भी देख लेते हैं। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर में चार्ज को मूव कराता हूँ एंड सपोज इफ आई से दैट द चार्ज हैज रीच्ड दिस पॉइंट, तो आप देखो इस केस में इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों फोर्सेस की अगर मैं रिजल्टेंट लूँ, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कट जाएगी, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो रह जाएगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट रहने के कारण इसकी नेट फोर्स जो होगी इसके ऊपर जो लगी वो डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब अगर आपने इसको y डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तो उस केस में अगर आप परपेंडिकुलर टू द यू नो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस अगर आप डिस्प्लेस करते हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और अगर अलोंग द एक्सिस डिस्प्लेस करते हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, दिस इज अ गुड डिस्कशन एज टू व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस। अब देखिए, इक्विलिब्रियम जिस टाइप का होगा वो डिसाइड करेगा कि पार्टिकल या बॉडीज जो भी है वो एसएचएम परफॉर्म करेंगे या यस और नो, वो एसएचएम परफॉर्म करेंगे या नहीं। जैसे इस केस में ध्यान से देखिएगा, -q अगर आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया y से इसे, अगर आपने इसे y से स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो आप देखोगे कि इसके ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है इट विल बी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y जो आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y अगर हो गया, देन यू नो दैट इट इज अ एसएचएम करेगा और एसएचएम के टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्या क्लैरिटी है ये? लेकिन आपको ये सब डेटा दे देना पड़ेगा, ये लेंथ वेंथ कितना है, ताकि आप थीटा बीटा की वैल्यूज इन लेंथ के टर्म में आप निकाल सको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो आपको पता है कि इस केस में आपकी जो एसएचएम होगी, मतलब एसएचएम होगी इस केस में अगर आपने स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया उसे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, आइए चलिए, अब हम थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के कंडीशंस देखने के बाद, इक्विलिब्रियम में हमने बहुत सारे केसेस देखे। पहला तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग में इक्विलिब्रियम आ सकती है, एक्सप्लोर करके निकालो किस तरफ आएगी। दूसरा, उसको अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर केस बाय केस बेसिस पे डिपेंड करेगी, तो आपको वैसे एनालाइज करके ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अगर आपके दिमाग में रह जाए तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो होंगे आपको बुद्धि लगा के करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखिए हमने जो कूलम्स लॉ पढ़ा था वो हमने जनरली स्केलर फॉर्म में पढ़ा था, अभी हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक्चुअली ये फॉर्म किस फॉर्मेट में हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से। सपोज r1 पोजीशन वेक्टर पे सपोज एक चार्ज है q1 और r2 पोजीशन वेक्टर पे सपोज दूसरा चार्ज है q2, and suppose we have to find out what is the net force acting on q2. So net force acting on q2 in coulomb's law format will be, in vector format will be k into q1 q2 by r square। इन दोनों के बीच का r जो है अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हमें पता है ट्रायंगल लॉ से हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर प्लस s वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। ये आप सबको पता है, वी कैन राइट इट। उससे s वेक्टर की वैल्यू जो आएगी वो मैं लिख सकता हूँ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। तो s क्या आएगा, s विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। s मतलब क्या, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ s वेक्टर। तो k q1 q2 बाई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल स्क्वायर आएगा मॉड्यूलस का, और ये फोर्स वेक्टर है। अब इसके साथ हमें यूनिट वेक्टर लिखनी पड़ेगी, तो यूनिट वेक्टर जो होगी वो होगी s कैप विच विल बी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का कैप। ठीक है, मतलब s कैप चाहिए मुझे। s कैप कैसे लिखूं मैं, आपको पता है किसी भी वेक्टर का कैप लिखना मतलब ये होता है उस वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम लिख सकते हैं r2 माइनस r1 कैप मतलब r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का कैप विच इज s वेक्टर का कैप। s वेक्टर का कैप मतलब s कैप। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। लेट मी राइट इट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज s कैप। तो जो s कैप है इट इज s वेक्टर अपॉन s, एंड व्हाट इज s वेक्टर, s वेक्टर इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन s which is r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉड्यूलस। तो आपका जो फोर्स वेक्टर आएगा, आपका जो फोर्स वेक्टर आएगा वो आ जाएगा k q1 q2, ठीक है, डिवाइडेड बाई r1 सॉरी r2 माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू r2 वेक्टर minus r1 vector. I hope you understood this. This is your Coulomb's law in vector form. This is your Coulomb's law in vector form. इसको कैसे निकाला है मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। r2
वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब R2 माइनस R1। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसके पहले वाला पेज, के Q1 Q2 by R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू S कैप। एंड व्हाट इज S कैप? S कैप is the direction of the vector joining Q1 and Q2। अब इसके बारे में दो तीन बातें। तो एस कैप कैसे निकालोगे, आपको इस पॉइंट से समझ में आ गया है, राइट? तो आपने वही चीज वहां पे लिख डाली, R2 माइनस R1 वेक्टर बाय R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। तो आपको मिल गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब, और ऊपर आ गया के Q1 Q2 और यू नो के Q1 Q2 इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड्यूलस का होल क्यूब। दैट इज व्हाट यू गॉट, जो फाइनली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है। इस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट हिदायतें क्या है? सबसे पहले यहाँ पे Q1 Q2 को आपको साइन के साथ रखना है। Q1 एंड Q2 इज विद साइन, मतलब अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों को प्लस प्लस कर दो, दोनों चार्ज नेगेटिव है तो दोनों को माइनस माइनस के साथ लिखो, और अगर एक प्लस एक माइनस है तो अकॉर्डिंगली आपको प्लस माइनस साइन रखना पड़ेगा, मतलब Q1 Q2 साइन के साथ आएंगे। और दूसरा पॉइंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड किधर होगा? ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका हेड किधर होगा और इसका टेल किधर होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका हेड किधर होगा और इसका टेल किधर होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका जो हेड है ये होगा उस पॉइंट पे, उस चार्ज का उस चार्ज की पोजीशन पे हेड होगी जिस पे फोर्स निकालनी है। हेड वहां होगी जिस पे फोर्स निकालनी है, जिस पे फोर्स निकालनी है। क्या मेरी बात समझ में आई है? जिस पे फोर्स निकालनी है वहां पे हेड होगी, और टेल कहाँ पे होगी? फिर टेल उसके ऑपोजिट एंड में होगी, यस, जो फोर्स लगा रहा है। तो जिस पे फोर्स निकालनी है उस जगह पे हेड होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी दूसरी बात कि ये वेक्टर फॉर्म हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो सवाल ये है कि वेक्टर फॉर्म बिकम्स दैट इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम व्हेन वी हैव टू डील विद 3D orientation of charge. Vector form is useful when we are dealing with 3D orientation of charges. It is useful when we are dealing with 3D orientation of charges. When we are dealing with 3D orientation of charges. ये जरूरी है समझना कि वेक्टर फॉर्म कहाँ यूज होता है। हर जगह यूज करते मत बैठिए, नहीं तो फंस जाएंगे। लेकिन जहाँ 3D फॉर्म में आपके चार्ज के लोकेशन है और आपको किसी भी एक चार्ज के पॉइंट पे फोर्स निकालनी है, तो उस केस में आपको वेक्टर फॉर्म यूजफुल रहेगा व्हेन वी आर डीलिंग विद 3D ओरिएंटेशन ऑफ चार्जेस। मतलब चार्जेस 3D में फैली हुई है और किसी भी एक चार्ज के ऊपर आपको फोर्स निकालना है, तो आप किस मेथड की तरफ पूछ करोगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप कैसे इन सब सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। लेट्स ट्राई टू सी देम। देखिए ध्यान से, एक बेसिक टाइप का जो सवाल आता है वो ये टाइप का, प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की और कुछ नहीं। मान लीजिए मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, एक क्यूबिकल इस टाइप का एक खांचा है मेरे पास, एक ब्लॉक मान लीजिए, और इस क्यूबिकल ब्लॉक के हर एक वर्टाइसेस में एक चार्ज है, हर एक वर्टाइसेस में एक चार्ज है, ठीक है। सारे चार्जेस की वैल्यू आप मान लो Q ईच है, दिस इज Q ईच, ठीक है। और एज लेंथ जो है ये A मान लो, क्यूब का एज लेंथ A है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ, ध्यान से देखो, दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नामकरण कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज मुझे निकालना है व्हाट इज द फोर्स ऑन 1
because of all the charges. What is the net force on 1 because of all the charges? ठीक है, तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फोर्स 1 पे किन किन चार्जेस के कारण फोर्स लग रही है उसकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी। तो आप प्लीज अपने कॉपी में करना शुरू करें। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, force on 1 because of 3, force on 1 because of 4, force on 1 because of 5, force on 1 because of 6, force on 1 because of 7 and force on 1 because of 8। ये सब आपको निकालना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कि ये 3D का ओरिएंटेशन है। मैं यहाँ पे एक दो आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, अगर हम इस चीज को देखने जाएं तो देखिए ये जो जगह है जहाँ पे 6 है, क्या वहाँ पे ओरिजिन है अपना 0,0,0? तो आपको ये 1 और 2 का अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से एक वेक्टर आएगी इधर और दूसरी वेक्टर आएगी इधर, सच दैट ये होगा 2 और ये होगा 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और जिस जिस पॉइंट पे फोर्स निकालनी है, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड उसी पे होना चाहिए? तो हेड होगा 1 पे। तो अब सवाल है कि मुझे ओरिजिन से लेके 1 तक का वेक्टर डिसाइड करना है या बनाना है, और ओरिजिन से लेके 2 तक का वेक्टर मुझे बनाना है। तो ओरिजिन से लेके 1 तक का वेक्टर, ओरिजिन से लेके 2 तक का वेक्टर अगर मुझे बनाना है तो मुझे उसके लिए सारे कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो लेट्स ट्राई टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ 2। कोऑर्डिनेट ऑफ 2 इट विल बी xy प्लेन, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ 2 किस प्लेन में है? xy प्लेन में है। तो इट विल बी a0। पॉइंट 2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। प्लीज अपने कॉपी निकालो और सॉल्व करना शुरू करो, ये प्योर प्रैक्टिस है। a0 क्या ये कोऑर्डिनेट है आपका? देखिएगा ध्यान से। इज दिस योर कोऑर्डिनेट a0 ऑफ पॉइंट 2? ठीक है। और पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इट विल बी a क्योंकि पॉइंट 1 जो है ये x और y कोऑर्डिनेट उसका वही होगा जो पॉइंट 2 का है, लेकिन साथ ही साथ उसका एक z कोऑर्डिनेट भी आएगा एंड इट विल बी a। तो इट विल बी a। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अभी ये जो पॉइंट है, जो जहां पे मैंने ओरिजिन रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0,0। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये जो वेक्टर है ओरिजिन से 2 तक जो जा रही है, ये वेक्टर क्या हो जाएगी? इट विल बी a-0 i कैप प्लस a-0 j कैप प्लस 0-0 k कैप। तो ये वाली जो वेक्टर आएगी वो आएगी ai प्लस aj, ai प्लस aj। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और जो ओरिजिन से लेके 1 तक जा रही है, ये वेक्टर कितनी हो जाएगी? इट विल बी ai प्लस aj प्लस ak। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ai प्लस aj प्लस ak, ये आ रहा है। तो अब आप अगर देखोगे, आप ai प्लस aj प्लस s वेक्टर will it be equal to ai plus aj plus ak वेक्टर? तो s वेक्टर क्या आ गया? ai plus aj plus ak minus ai minus aj। will it be ak वेक्टर? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी ak वेक्टर। तो दैट इज द ak वेक्टर। तो आप अभी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखिए, which will be k into q square by डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है a k कैप, तो इट इज a स्क्वायर इनटू एयर मतलब आपका यूनिट वेक्टर अलोंग एस वेक्टर आ जाएगा। दैट विल बी यूनिट वेक्टर विल बी एस वेक्टर बाय एस। एस वेक्टर इज ए के कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड विच इज ए। तो ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के क्यू स्क्वायर बाय ए क्यूब इनटू ए के कैप। सही है क्या ये? इनटू ए के कैप, क्या ये सही है?
अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड्यूलस भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड्यूलस ए आ जाएगा, तो k क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब इंटू ए के कैप, तो ए कट कर सकते हो आप, तो आपका वैल्यू आ जाएगा k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू के कैप। सिमिलरली आपको फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3 निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 4, तो यहाँ पे हर एक टर्म आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर जोड़ना पड़ेगा, तो वेक्टर फॉर्म में आपको 1 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स निकल के आएगा। सो दिस इज वेरी टिपिकल क्वेश्चंस जहां पे आपको वेक्टर नेचर ऑफ कूलम्स लॉ काम आता है। अगर आप इसे मतलब बिना वेक्टर मेथड के सॉल्व करने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, बट इट विल टेक यू अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे साफ साफ दिखता होगा कि कैसे आप लिखोगे फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3, तो आपको 3 का कोऑर्डिनेट पता है व्हिच इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट a है और z कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0, a, 0, और 1 का कोऑर्डिनेट आपको पता है ai प्लस aj प्लस a कैप, फिर डिफरेंस निकाल लीजिए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिल जाता। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाता तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो भी है उसका उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए और k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर कर दो, खत्म हो गया कहानी। क्या क्लैरिटी है ये, क्या क्लियर है ये? k क्यू स्क्वायर बाई ये जो डिस्टेंस है 3 से लेके 1 तक जो डिस्टेंस आ रहा है उसका स्क्वायर इनटू उस डिस्टेंस की तरफ का यूनिट वेक्टर। इस तरीके से आपको सॉल्व करोगे तो आपको क्लियरली सारे वेक्टर्स मिल जाएंगे, एंड देन व्हेन यू जॉइन इट और ऐड इट यू विल गेट द रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट आएगी वो आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में आएगी, तो यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू से उस इक्वेशन से कि आपके एक्स एक्सिस की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, वाई एक्सिस की तरफ कितना लग रहा है और जेड एक्सिस की तरफ कितना लग रहा है। यही अगर आप बिना वेक्टर फॉर्म के करोगे इट विल बी वेरी कमर्सम, अगर आपको खुद दिख रहा है कि आपको कितने सारे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, आप कुछ भूल जाओगे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसीलिए 3D फॉर्म के क्वेश्चंस करने के लिए आपको जनरली वेक्टर मतलब कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए आइए अब हम बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। which is known as electric field, right? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, याद करो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला था वो आया था, अगर मैं सिंपल स्केलर फॉर्म में लिखूं तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये आया, राइट? तो यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए मैं दो चार्ज लेता हूँ, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, एक चार्ज q1 और दूसरा चार्ज q2। तो देखिए जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो Q1 और Q2 फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये बोला गया कि ये Q1 जो है ये अपने इर्द गिर्द एक एक फील्ड क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ फील्ड इन इट्स विसिनिटी, और जब Q2 इस फील्ड में आ जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स हमने अभी पढ़ा, ये फोर्स जो है ये कांटेक्ट फोर्स नहीं होने के कारण इट इज नोन एज, इट इज नॉट अ कांटेक्ट फोर्स, इट्स अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड फोर्स। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट करती है, और जब भी कोई दूसरी चार्ज उस फील्ड में आती है तो वो उस चार्ज के कारण इधर अट्रैक्ट होती है, उस चार्ज के फील्ड के कारण इधर अट्रैक्ट होती है या रिपेल होती है। समझने लायक बात है कि जो चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है वो फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती। मींस जैसे Q1 यहाँ पे, क्या Q1 वो चार्ज था जिसने फील्ड क्रिएट किया? मान लीजिए हमने ये बोला कि Q1 हैज क्रिएटेड द फील्ड, फील्ड क्रिएटिंग चार्ज है कौन? Q1। तो अगर Q1 फील्ड क्रिएटिंग चार्ज है तो Q1 जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो Q1 के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन Q1 छोड़ के जो भी बाकी या अदर चार्जेस हैं उनके ऊपर वो फोर्स लगा सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो अगर मैं Q1 फील्ड क्रिएटिंग चार्ज है तो इस Q1 को एक नया नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं मास्टर चार्ज। जो चार्ज क्रिएट कर रहा है फील्ड या जिसके फील्ड की हम पढ़ाई करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मास्टर चार्ज। तो Q1 is the master charge, it is creating the field, and if any other charge comes in the field of Q1 it will either feel an attraction or repulsion depending upon the nature of charge of Q2,
and the nature of charge of Q1 which is creating the field। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये जो टर्म आया KQ1/R², इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ मास्टर चार्ज Q1। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ मास्टर चार्ज Q1। तो अगर हम इस चीज को और अच्छे से समझें तो हमें ये समझ में आएगा कि जो KQ1/R² जिसे हम लोग बोलते हैं फील्ड, E से रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज Q1 which is the master charge, that is equal to force upon Q2। तो इसको कैसे स्टडी करेंगे? मान लीजिए एक चार्ज था Q1, इसने अपने इर्द गिर्द फील्ड क्रिएट किया, और जब इस फील्ड में एक चार्ज Q2 को ले आया गया तो इस Q2 के ऊपर इस Q1 के फील्ड ने कुछ फोर्स लगाया, वो फोर्स इज गिवन बाय दिस क्वांटिटी। जो फोर्स लगा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज Q2 अगर मैं कर दूं तो आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट द फील्ड क्रिएटेड बाय Q1। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। मैं इसे चेंज नहीं कर सकता है, प्लीज इसे आप ध्यान से फिर से सुनो। एक मिनट इस जो मैंने बोला है उसको एब्जॉर्ब करो और उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। याद रखना ये वीडियो आपको एक बार दो बार देखनी है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट अपने शब्दों में लिखना है। जितना क्लैरिटी के साथ आप इसे लिख पाओगे उतनी अच्छी आपकी समझ होगी। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? फिर से सुनो मैंने क्या बोला। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड्स पे जाऊं, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं, कहाँ गया प्रीवियस स्लाइड? ये रहा, ये देख। तो मैंने क्या बोला? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक Q1 Q2 चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज गिवन बाय KQ1 Q2/R²। चलेगा? फिर मैंने क्या बोला कि आप Q1 को मान लो मास्टर चार्ज है जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो Q1 के फील्ड में जब Q2 आएगा तो वो इधर वो एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज ऑफ Q1 एंड Q2। तो मैंने KQ1/R² को हाईलाइट कर लिया और उसको एक साइड ऑफ द इक्वेशन में रखा और Q2 को दूसरे साइड ले गया। ये जो KQ1/R² है, दिस इज द फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज Q1। यही डेफिनेशन है फील्ड की। ये जो KQ1/R² है, दिस इज द फील्ड क्रिएटेड बाय द मास्टर चार्ज Q1 and is defined as the force acting on the charge which is brought in the electric field of the master charge divided by the value of that same charge। That is what is the definition of electric field। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं आपको एक एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा। जब हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ, मदर अर्थ, तो मदर अर्थ के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट M छोड़ दें कुछ दूरी पे, क्या ये ऑब्जेक्ट M मदर अर्थ की तरफ चला आता है? अब यहाँ पे भी तो कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है, तो हम ये बोलते हैं कि मदर अर्थ अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट कर रही है और ये फील्ड का सिर्फ एक ही नेचर है एंड दैट इज अट्रैक्टिव। तो अगर इस फील्ड में कोई और चार्ज आता है तो उसको मदर अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है एंड दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय स्मॉल g which is acceleration due to gravity, that is force exerted on the charge on the mass m which is equal to mg divided by the mass of that particular block which is m। तो m कट जाता है, that comes equal to g, that is known as gravitational field intensity। इसको मैं Eg बोल सकता हूँ, सफिक्स में g लिख रहा हूँ और यहाँ पे सफिक्स में q लिख रहा हूँ, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट it is small g and small g मतलब क्या? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, is it 10 meter per second square or to be more precise is it 9.8 meter per second square। तो याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन का 80% ऑफ द सिलेबस कॉमन है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बोलते हो वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे लिए मास मैटर नहीं करता, चार्ज मैटर करता है, लेकिन ग्रेविटेशन में हमारे लिए मास मैटर करता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द मास by the earth which is creating the field around itself, which is the master mass। यहाँ पे master charge की जगह पे master mass बोलेंगे। तो m into g is the force divided by mass of that particular block या object which is m, so that is coming g। that means gravitational field intensity is nothing but it is acceleration due to gravity। जैसे electrostatic field intensity is f by q। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अब ध्यान से सुनना, मैं कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा, ऐसे सवाल मैं बना चुका हूँ, जस्ट मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा, फील करना। देख, क्या मैंने तेरे को ऐसे सवाल कराए हैं? सोच के बोलना बेटा जी, है ना? ऐसे सवाल कराए हैं कि नहीं, बोलना। ये देख, मैं ये ले लेता हूँ। हाँ, ध्यान सुनना। देखो, सो व्हाट वी अंडरस्टूड इज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो मैंने कुछ सवाल बनाए हैं। ये देख, याद है मैंने एक रॉड लिया था एल लेंथ का, और इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज थी। क्या मैं इससे डी दूरी पे तेरे से एक बार सवाल पूछा था इससे पहले कि यहाँ पे तू एक चार्ज रख देता था, इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल। अब मैं तेरे को क्या बोलूंगा? अब मैं तेरे को बोलूंगा कि चल बेटा बता कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितनी है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मतलब क्या करना है? आप जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करो कि जिस जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे +1 चार्ज रख दो, +1 चार्ज, और इस +1 चार्ज के ऊपर आप फोर्स निकाल लो। पहले आप क्या करते थे? पहले +q यहाँ पे रखते थे और इसके ऊपर फोर्स निकालने के लिए पूछा गया था पहले सवाल में। तो फोर्स निकालो और उसको q से डिवाइड कर दो, विल इट गिव यू इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी? तो q पे फोर्स निकालो, फिर q से डिवाइड करो। उसकी जगह पे ये बोला जा रहा है कि शॉर्ट ट्रिक है कि आप क्या करो, जिस जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे +1 चार्ज रख दो और +1 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकाल लो, तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? +1 चार्ज वहां पे रख दो और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो, नेट फोर्स निकाल लो +1 चार्ज पे। दैट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूँ किसी चार्ज पे और उसी चार्ज से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। तो जितने भी सवाल आपको कराए गए हैं इससे पहले फोर्स निकालने के लिए, क्या उन सभी सवालों में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पूछी जा सकती है? जितने भी सवाल याद करो, रिंग का किया था, याद करो आपको रिंग का करने के बाद आपको स्क्वायर के ऊपर दे दिया था, आपको याद करो आपको मैंने क्लॉक के ऊपर रख के कराए थे। जितने भी सवाल थे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालना था किसी भी चार्ज के ऊपर एक जगह पे लोकेटेड, उस जगह पे आप +1 चार्ज रख दो और नेट फोर्स निकाल लो, तो आपको उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड। तो गाइज आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड योर courage to attend these type of lectures and continue your studies guys। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप प्लीज हर कोई टेस्ट दें, मुझे सिर्फ कुछ बच्चों से टेस्ट के मार्क्स आए हैं। I want all of you to provide me the test marks। Stay motivated guys, it is very much required, right?